कभी भी कैल्शियम का टेस्ट कराओगे आपको कभी डेफिशिएंसी नहीं आएगी कैल्शियम। Is there any common belief or myth जो लोगों में bones को लेकर के है but which is actually not? I don't know anybody who doesn't have it. So what is the right posture to sleep? पहले घुटने का दर्द ठीक हो जाए फिर उसके उसके बाद बाद हम फिजियोथेरेपी करेंगे। अगर आपको पेन हो रहा है तो दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग। सपोज मेरे इस हाथ की हड्डी टूटी है, जो जिम में इंजरीज होती है आर दे बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर्स या फिर हैवी वेट्स उठाने से होती है या फिर ऐसा क्या हो जाता है कि दे रीच टू एन ऑर्थो? शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अप टू 70%। Thank you so much for joining us today, Dr. Sanjay. Please introduce yourself for the viewers. आप क्या करते हैं और लोगों के लिए क्यों जानना ज़रूरी है? Thank you so much for inviting me. Myself, Dr. Sanjay. I'm orthopedic surgeon working in a BLK Max Hospital in New Delhi. जब भी इंसान ऑर्थोपेडिक सुनता है तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड इज कि वो डर जाते हैं। कई बारी वो अपना क्रॉनिक पेन भी बहुत लंबे समय तक कंट्रोल किए रहते हैं जस्ट टू अवॉइड सर्जरी। तो टू टेम दोज पेशेंट्स डाउन व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इतनी डरने की जरूरत नहीं है सर्जरी के साथ? एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि ऑर्थो वाले के पास जाएंगे तो वो डायरेक्ट सर्जरी कर देगा। ऐसा नहीं होता है, जबकि आपकी 70 टू 80% जो प्रॉब्लम है वो आपकी कंजर्वेटिव हम ट्रीट करते हैं। जैसे हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, फिजियोथेरेपी से ट्रीट करते हैं और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम उनको बोलते हैं उससे हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में पेन को टॉलरेट करोगे तो वो क्रॉनिक पेन हो जाता है, आपकी डिफॉर्मिटी इंक्रीज होती जाती है और एट द एंड जब आप क्रॉनिक पेन के साथ जाओगे तो उस टाइम ऑप्शन ही एक रहता है कि आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है। अनटिल अनलेस अगर आप स्टार्टिंग में जाते हो विद माइल्ड पेन तो आप ये सब चीज़ें दे सकते हो, पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हो, उसको फिजियोथेरेपी गाइड कर सकते हो, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप उसको बता सकते हो कि हाँ आप ये चेंजेस करो। क्या आप ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें सजेस्ट करेंगे जिससे इंसान सीधा सर्जरी तक ना पहुंचे, उससे पहले ही उसकी चीज काबू में आ जाए? जैसे हम बोलते हैं कि हेल्दी रूटीन जो होती है आपको जनरली 30 टू 40 मिनट्स आपको डेली वॉक करना चाहिए। आपको स्लीपिंग आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए, अप टू 6 टू 8 आवर्स आपकी ऑन स्लीप एन होनी एवरेज चाहिए, 6 to ऑन 8 एन आवर्स। एवरेज आपकी होनी चाहिए। और आपकी मसल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। जब क्योंकि जो मसल्स होता है वो आपकी जॉइंट्स और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, तो आपकी मसल्स जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्ट्रांग ही आपकी बोन्स और जॉइंट्स होंगे। मूवमेंट जितनी आप स्ट्रेचिंग करोगे आपके जॉइंट्स उतने ज़्यादा लुब्रिकेट हो जाते हैं। जितनी लुब्रिकेशन बढ़ेगी उतनी स्मूथ ग्लाइडिंग होती है जॉइंट्स की, उतनी कम अच्छा। उनको जॉइंट्स पेन की दिक्कत आती है। और आपको डाइट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपनी, जैसे आपको प्रोटीन आपकी डाइट में होना चाहिए, कैल्शियम आपकी डाइट में होना चाहिए, विटामिन डी, ऑल काइंड ऑफ विटामिन्स क्या ज़रूरी है ये शरीर के लिए। क्या ये जेंडर जेंडर बायस्ड है कि जैसे मेल और फीमेल के लिए कुछ अलग चीज़ है और अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग चीज़ है, या फिर सबके लिए एक जैसी सी बात है कि अलग अलग है। जैसे अगर आप यंग हो तो आप रनिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट आपको जो है जिम में जाके ही पहले दिन नहीं जाके आपको हैवी वेट नहीं उठाना है। इट्स स्लोली प्रोग्रेस करना पड़ता है, धीरे धीरे मसल्स को बिल्ड करना पड़ता है। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में एक लॉ है, वोल्फ लॉ, जिसको हम Wolff law। बोलते हैं एज मच जैसे आप अपनी बॉडी पे लोड डालते हो आपकी बोन स्ट्रांग होती जाती है। बट ये ओबीज जो पर्सन होते हैं उनके साथ कुछ अलग है ये। कुछ अलग है, कोरिलेट नहीं कर पाता हाउ है। इज इट डिफरेंट फॉर एन ओबीस पर्सन? जैसे आप मसल्स है, एक ओबीज पर्सन है उसके आप जैसे मसल्स देखते हो तो उसकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एक जिम जाने वाले की होती है। वो इसलिए क्योंकि जो जिम वाला जो पर्सन होता है वो इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में अपने मसल्स को लोड प्रोवाइड करता है, जबकि जो एक ओबीज पर्सन होता है उस पर कॉन्टिन्यूसली लोड पड़ा रहता है, तो मसल्स को रिकवरी का टाइम चाहिए। आप जिम जाके मसल्स बनती है पर जो रिकवर जो करती है वो बाहर आके करती है, जिम के बाहर करती है। आप कैसे रिकवरी देते हो तो उस तरह से आपकी मसल स्ट्रांग होती है। जो एक ओबीज पर्सन होता है उसकी कॉन्टिन्यूसली मसल्स पे स्ट्रेस स्ट्रेस पड़ता रहता है, तो उस वजह से
उसकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती कभी भी। और तो आप अगर आप हाँ, डाइट की बात कर रहे थे आप हम्म, कि डाइट में एक्स वाई जेड चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे वो चीज़ें नॉन वेजिटेरियन के लिए जो इंसान है उसके लिए तब भी वो इजीली अवेलेबल रहती है, पर जो हम्म, इंसान वो डाइट फॉलो नहीं कर रहा, जो वेजिटेरियंस है, उनके लिए वो चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाँ, कि वो अपनी पूर्ति कैसे करें? जैसे देखो, अगर मैं कैल्शियम के बारे में बताऊँ आपको, हुँ, कैल्शियम जो होता है आपको जनरली मिलता है, मोस्ट ऑफ द कैल्शियम आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से। जैसे मिल्क हो गया, दही हो गई, पनीर हो गया, इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम का हुँ, सोर्स ही है। और आपको जैसे विटामिन डी हो गया, हुँ, विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है, ठीक है? तो वो आपको, और अगर आपको अदर विटामिन्स लेने हैं, जैसे विटामिन बी 12 हो गए, वो आपको मिलता है, आप ग्रीन वेजीज़ से ले सकते हो। ग्रीन हुँ, वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इन सब फ्रूट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट। आपकी डाइट भी कभी सेम नहीं होनी चाहिए। हुँ, आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए आपको। जैसे किसी दिन हुँ, आपने कोई वेजिटेबल ले ली, अगले दिन आपने कोई दूसरी वेजिटेबल ले ली। हुँ, इस तरह से आपके विटामिन्स तो कवर होते ही है, हुँ, साथ में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कभी भी हम मेजर नहीं करते, बट वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। हुँ, वो आपको इन सब चीज़ों से पूरे हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स खाने चाहिए, हुँ। डिफरेंट डिफरेंट वेजीज़ लेनी चाहिए। आई थिंक जैसे आपने बीच में विटामिन डी मेंशन किया, हुँ, तो आई थिंक नॉट एवरीबडी नोज कि इन व्हाट केसेस विटामिन डी डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड। हुँ, मतलब जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करूँ तो ऑलरेडी मुश्किल है कि विटामिन डी लेने के लिए आपको उतना एक्सेसिबल भी नहीं होता लोगों को। हुँ। तो हमें बताइए कि इन व्हाट केसेस विटामिन डी डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड, कैसे लेना चाहिए? स्किन पर लेना चाहिए या फिर यू कैन टेक इट विद क्लोथ्स ऑन, कैसे लेना चाहिए? एक्चुअली जो विटामिन डी होता है, वो आपके शरीर से ही बनता है। सनलाइट से आपका बनता नहीं है। हम बोलते हैं कि सनलाइट से हाँ, मिलता है, बट मैं आपको बताता हूँ बनता कैसे है। वो जो हमारी स्किन होती है, उसके नीचे फैट अकोमोलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट भी बोलते हैं हम जिसको जनरली। कोलेस्ट्रॉल एक कंपोनेंट होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। वो स्किन के नीचे जाके डिपॉजिट होता है। फैट की एक फॉर्म है। अच्छा, जब उस पे सनलाइट पड़ती है, यूवी रेज़ जब सन से आती है, वो उस पे पड़ती है, तो वो कन्वर्ट होता है, प्री विटामिन डी3 में कन्वर्ट होता है। D3 में। हाँ, तो फिर वो वहाँ से जाएगा ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड टू द लिवर। फिर वो कैल्सिडायोल में कन्वर्ट होता है इन द लिवर। फिर लिवर से वो कैल्सिडायोल बाय ब्लड जाएगा किडनी में, वहाँ पे वो कैल्सिट्रायोल बनता है। जो कैल्सिट्रायोल होता है वो एक्चुअल विटामिन डी3 होता है। अच्छा, वो आपकी कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। आप कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन बिना विटामिन डी के होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। तो कैल्शियम ओके। की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। हुँ, आप कभी भी कैल्शियम का टेस्ट कराओगे, हुँ। आपको कभी डेफ़िशिएंसी नहीं आएगी कैल्शियम की। क्योंकि जैसे व्हाई इज़ दैट? जैसे इंसान की बॉडी है, उसको ब्लड में लगेगा, अगर बॉडी को लग रहा है कि यार ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है, हुँ, तो वो क्या करेगा, बोन से निकाल के कैल्शियम को ब्लड में डाल देगा। अच्छा। वैसे ही वाइस वर्सा भी होता है। हुँ, अगर उसको लग रहा है कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है, हुँ, तो वो ब्लड से निकाल के बोन में डाल देगा। ये होता हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेशन होती है इन सब अच्छा। चीज़ की। तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इट हुँ, मीन्स आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी है। अच्छा, ये कोरिलेटेड है कोरिलेटेड है, चीज़ हाँ। आपस में। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो तो कैल्शियम फिर कैसे एब्ज़ॉर्ब बनेगा वो? हाँ, एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी, फिर आप कितना भी कैल्शियम ले लो, कुछ भी कर लो। हुँ। तो उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे विटामिन डी के सैशेज़ आते हैं। इवन आई टूक देम कि वैसे तो सबसे जो कॉमन, जो बेसिक चीज़ है, आपको जैसे सनलाइट से मिलती है, आप कभी भी सनलाइट में जाके बैठ जाओ, आपको अपनी बॉडी को एक्सपोज़ करना पड़ता है, हुँ, जितना एज़ मच एज़ हो सके, जितना आप कर पाओ। जैसे बैक पे आप डायरेक्ट सनलाइट ले लो, और हुँ। कभी भी सनस्क्रीन लगा के नहीं आपको बैठना चाहिए। हाँ, दैट कर्ब्स द हाँ, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ विटामिन तो डी फिर वो डायरेक्ट, इसलिए। वो एक्चुअली सनस्क्रीन का काम ही है यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करना। हाँ, अगर आप यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट हो रहे हो, हुँ, तो आप उसका फंक्शन को हाँ। नलीफाई कर रहे हो। तो फिर इस हिसाब से तो हमें सुबह या शाम वाली धूप लेनी चाहिए क्योंकि दिन में तो हाँ, सनस्क्रीन दिन बड़ी को इम्पोर्टेंट हो जाती है। हुँ। इतनी तीखी धूप होती वो है हाँ, कि वो स्किन सन को बर्न कर दूसरे देती है, वो सन सन बर्न कर बर्न कर जाती है। देती है, कि दूसरे इश्यूज़ और हो जाएँ हुँ, उसके चलते। तो आई थिंक जो सुबह का लाल धूप होता है दैट हुँ, इज़ द आइडियल टू टेक ऑन हुँ, द स्किन। हुँ। इज़ देयर एनी कॉमन बिलीफ और मिथ जो लोगों में बोन्स को लेकर के है बट व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू?
जो कॉमन ज़्यादातर जो लोगों में देखा है वो यही लगता है कि पेशेंट्स को यही लगता है कि वो कैल्शियम ले रहे हैं तो बस उनकी डाइट उतना काफी है। उतना काफ़ी है, उनकी बोन खुद ब खुद हील कर जाएगी, जो टोटली रॉन्ग है। अगर आपको प्रोटीन भी चाहिए, बोन्स में खाली जो बोन्स बनी है वो खाली कैल्शियम की नहीं बनी है, उसमें फास्फोरस होता है, आपका विटामिन सी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कोलेजन होता है। कोलेजन के स्ट्रक्चर के लिए विटामिन सी ज़रूरी है और विटामिन सी के लिए आपको आयरन भी ज़रूरी है। अगर आपके आयरन। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, ओके, तो अगर आपके ओके। शरीर में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। और प्रोटीन प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से कोलेजन बनता है, कोलेजन भी आपके बोन का पार्ट होता है। तो आपके पास कौन सी कॉमन चीजों के लिए पेशेंट ज्यादातर आते हैं, और ऐसी भी चीजें जो विदाउट सर्जरी भी ठीक हो सकती है? ज़्यादातर प्रॉब्लम जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं नेक पेन, बैक नेक पेन। पेन, आपके नी पेन। बैक पेन मुझे भी है, वेरी कॉमन। आई डोंट नो एनीबडी हु डजंट हैव इट। तो एक जैसे नेक पेन है, नेक पेन जो होता है जनरली कैसे होता है, वो पोस्चर से रिलेटेड होता है। जैसे आप बैठे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, तो क्या होता है कि ये ज्यादा मसल पेन होता है। नेक पेन जो होता है मसल पेन होता है, उतना बोनी पेन नहीं होता। क्योंकि जैसे आप फोन यूज कर रहे हो तो आपका ना हेड आगे को बेंड हो जाता है और आपके जो स्कल का वेट होता है अप टू 5 to 6 kg वेट होता है। 5 to 6 kg हाँ, स्कल का वेट स्कल होता का है। वेट होता है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो। सारा का सारा वेट जो होता है वो फिर आपकी नेक मसल्स पे आना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे मसल्स पे स्ट्रेन पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से उनको ना पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये और स्ट्रेस और एनजाइटी से भी आपकी नेक पेन होती है। तो आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, जिनमें स्ट्रेस ज़्यादा है, एनजाइटी ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा नेक पेन होता है। अच्छा, तो ये मेंटल इश्यूज से भी रिलेटेड है कि हाँ, नेक पेन होना? इट्स लाइक नॉट मेंटल इशू, ऐसे मेंटल इशू नहीं, लाइक अगर किसी को डिप्रेशन है, एनजाइटी है, उसके साथ उनका स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है, तो उस वजह से उनको नेक पेन होना स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, तो क्या जो लोगों के हम्प निकल जाता है पीछे, वो इसी चीज से डेवलप इसी होता है? चीज से वो क्या होता है ना, मसल आपकी एक पर्टिकुलर पोजीशन में आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो हाँ। उसी पोजीशन में रहती है, फिर उनको ना मसल स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल पेन जिसको हम जनरली कहते हैं, डॉक्टर लैंग्वेज में स्ट्रेन हम बोलते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ज्यादातर लोगों का जो होता है वो स्लीपिंग पोस्चर ही खराब होता है। स्लीपिंग पोस्चर। हाँ, जैसे उनको पता नहीं है कि सोते कैसे है, और ये कोई बताता भी नहीं है कि कैसे सोया जाता है। जिसको जैसे हाँ, कंफर्टेबल लगता है जैसे कंफर्टेबल लगता है वो एडजस्ट हो वो जाता है उस पूरी हिसाब रात कई से। बार एक ही पोजीशन में सो रहे होते हैं, करवट भी नहीं लेते लोग। तो व्हाट इज द राइट पोस्चर टू स्लीप, और क्या ये मैट्रेस, पिलो, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए? जैसे पिल्लो है, पिल्लो के बारे में आपको बताता हूँ। पिल्लो जो होता है ना आपका, कभी भी ज़्यादा हाइट में कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। जो पिल्लो की हाइट होती है, जो फ्लफीनेस होती हाँ, है पिलो फ्लफीनेस की। होती है, वो आपका पिल्लो आपकी स्पाइन के साथ अलाइन करना चाहिए। क्योंकि ओके। यहाँ पे जो नेक में होती है आपकी सर्वाइकल स्पाइन होती है, हम्म। वो हमेशा आपकी लोअर स्पाइन है उसके साथ आपकी अलाइनमेंट सीधी होनी चाहिए। और अच्छा। जो पिल्लो जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेस को पूरा फिल करना चाहिए, मतलब अप टू शोल्डर तक होना चाहिए। ओके, अप जब टू आप शोल्डर, मतलब हेड से लेकर के हेड शोल्डर से कवर लेकर हो पूरा? कवर होना चाहिए ताकि उसको ओके। सपोर्ट मिले। वो वरना मॉर्निंग में आपको नेक स्पाज़म होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे और सालों साल आदत डेवलप हो जाती है, जैसे मेरी खुद की आदत है कि आई टेक अ वेरी थिन पिलो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में सोए रह गए तो दर्द हो गया। जैसे तो आप थिन पिल्लो लोगे ना तो आपकी नेक थोड़ी टिल्ट रहेगी, हम्म। तो जिस साइड आपकी नेक टिल्ट रहेगी उस साइड आपको मसल स्ट्रेन पड़ेगा, वो पूरी रात पड़ता रहेगा, सुबह तक हाँ। आपको फिर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप ऐसा पिल्लो लो जो आपकी बिल्कुल अलाइन करे, स्ट्रेट रहे, तो आप जितनी स्ट्रेट रहेगी बॉडी उतना बेटर रहेगा शरीर के लिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आप स्क्रीन यूज करते हो, कोई भी है हेल्थ प्रोफेशनल वर्कर है, तो आपकी जो स्क्रीन होनी चाहिए वो एट आई लेवल पे होनी चाहिए। स्क्रीन एट आई लेवल। आई लेवल पे होनी चाहिए। आपको 30-30 मिनट्स की पॉज लेनी चाहिए। मुझे 30 शायद इसकी हाइट ऊपर रखनी चाहिए थी। अभी आपने नोट कराया।
बिलो आई तो लेवल। जो आपको 30 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, आपकी स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना चाहिए। इससे आपकी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता रहता है। वो मसल जो है, अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम तक सेम पोजीशन में हो तो वो मसल में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड बनता है तो फिर वो पेन कॉज करता है। तो अगर आप हर 30 मिनट्स में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, तो आपका नेक ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। क्योंकि शायद शरीर इतने लॉन्ग आवर्स के लिए बैठने के लिए बना भी नहीं है। हाँ, नहीं बने। हम्म, और बैक के लिए आते हैं आपके पास, लोअर बैक हम्म, के लिए, हाँ, लोअर बैक। कि बड़ा ही कॉमन है ये। हाँ, एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले ओल्ड एज पीपल्स में ज़्यादा बैक प्रॉब्लम होती थी, पर नाउ डेज यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन है लोअर बैक प्रॉब्लम। और वो किन में कॉमन है? जो ज़्यादा जिम वगैरह जाते हैं, जो ज़्यादा हाँ, झुक के काम जो करते हैं, और जो ऑलरेडी फिटनेस पे काम कर रहे हैं कर रहे हैं, उनमें भी है ये उन्हीं चीज। उन्हीं में ज़्यादा बैक उन्हीं प्रॉब्लम में होती ज्यादा है। है। और ये होती क्यों है? इसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो मसल स्पाज्म, जो बैक हम्म लोअर बैक का होता है। हम्म 60-70% मसल स्पाज्म ही होता है। लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे को स्लिप डिस्क तो नहीं हो गया। हम्म उनको बस इसी एक ही चीज़ की पता होता है उनको, लोगों को, कि यार स्लिप डिस्क, तो उनको लगता है कि स्लिप डिस्क ही हो गया है। हम्म, जबकि 60-70% तो मसल स्पाज्म होता है, स्लिप डिस्क नहीं होता। इसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जो आपका मसल स्पाज्म होगा, हम्म, वो जनरली एक पर्टिकुलर एरिया पे होगा। जो आपका स्लिप डिस्क होता है, वो आपका रेडिएट करता है टुवर्ड लेग्स। आपका जो पेन होगा वो बैक से आपकी टांग की ओर जाएगा। अच्छा, वो स्प्रेड हो हाँ, जाता है स्प्रेड हो लेग्स जाता तक। है। अच्छा, ये फर्क है इन दोनों में, स्पैज्म ये फर्क में है और स्लिप डिस्क स्लिप में। डिस्क में। और जो आपका स्पैज्म होता है वो आपकी मूवमेंट्स के साथ इंक्रीज होता है। अगर आपको मसल स्पैज्म अच्छा। है और आप मूव कर रहे हो, तो आपकी पेन जो है वो इंक्रीज होएगा। जबकि आपका स्लिप डिस्क है, वो आपका स्नीजिंग, कफिंग, इन सब चीज़ों से इंक्रीज होता है। अच्छा, तो इनके नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होंगे? हाँ, जैसे अगर आपको मसल स्पाज्म है, मसल हम्म स्पाज्म आपको कहीं का भी है पूरे शरीर में, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो? मसल स्पाज्म के लिए बेस्ट जो है, आप हम्म एक तो हॉट कंप्रेशन, जो हॉट मैंने पहले भी कहा कंप्रेशन। था, हाँ, हॉट कंप्रेशन आप ले सकते हो। हॉट कंप्रेशन आपकी रिलैक्स करता है मसल्स को। हम्म और उसके आपको वो एक्टिविटी अवॉइड करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी मसल्स रिकवर नहीं करती। अच्छा। और आप एक किसी डॉक्टर से या फिर कोई मसल रिलैक्सेंट ले सकते हो, अप टू 2-3 डेज, इतना इनफ है और मसल स्पाज्म के क्या लिए। वो क्या वो टेम्पररी बेसिस पे होता है? जैसे इफ आई टॉक अबाउट माय एग्जांपल, हम्म, आई एम एक्टिव आल्सो, आई हम्म, प्ले बैडमिंटन, येट आई गेट लोअर बैक इश्यूज, और मैंने हीट कंप्रेशन भी लिया है रिपीटेडली, और रिलैक्स करने भी छोड़ा है मसल्स को, बट फिर भी वो टाइम टू टाइम वापस आ रहा होता है। तो वो क्या वो किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर कोई चीज मैं गलत कर रही हूँ जिसकी वजह से ये इट कम्स फ्रॉम आफ्टर एन इंटरवल? मे बी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। ये भी विटामिन हो डी सकता है, आपको डेफिशिएंसी। अपना चेक कराना चाहिए, क्योंकि बोनी पेन्स भी हो सकती है। अगर आपको कोई एज सच हिस्ट्री नहीं है किसी पेशेंट को, हम्म मसल स्पाज्म, आपको जनरली पेशेंट को हिस्ट्री होती है, वो कहेगा कि मेरे को एकदम से बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया, कि मैं हम्म ऐसा कर रहा था, मैं ये उठा रहा था, और मेरे को एकदम से बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया। तो हम कोरिलेट करते हैं कि हाँ, मसल स्पाज्म होगा या स्लिप डिस्क होगा। फिर हम उससे पूछते हैं, थोड़ा क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते हैं कि ये क्या है। बट जो आपकी कंडीशन आप कह रहे हो कि यार मेरे को कॉन्टिन्यूसली पेन रहता है, या तो मे बी आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग होगी, कि आप 6 to 7 आवर्स आप कॉन्टिन्यूसली बैठ रहे हो, या फिर हाँ, टू टू दिन थ्री में तो आवर्स हाँ, दिन में तो होती है कि 6 to 7 आवर्स तो इंसान बैठता है, फिर अगर बैडमिंटन भी जाओ तो वो शाम में शाम में जाते जाओगे। हैं, दिन भर तो लेकिन इंसान बैठा ही हुआ है। तो इट्स बेटर कि आप जब बैठे हो 30 मिनट्स के बाद आप ब्रेक लो, थोड़ी हम्म स्ट्रेचिंग करो, अपनी मसल्स को रिलैक्स करो। क्योंकि हम्म जैसा आपने खुद ही कहा अभी थोड़ी देर पहले, बॉडी इतना बैठने के लिए नहीं बनी है। तो इट्स हम्म ट्रू। ट्रू दैट। और जैसे केरोप्रैक्टर जैसी चीजें बोलते हैं, क्या वो हेल्पफुल है? कायरोप्रैक्टर होते हैं, वो लोगों को लगता है कि वो आवाज निकालते हैं, तो उनको लगता है कि अब तो ठीक हो गया। हम्म वो ठीक हो जाता है, पर वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन के लिए ठीक होता है। उसके बाद अच्छा। वो प्रॉब्लम आनी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। कायरोप्रैक्टर कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं कराएगा, ओके। क्योंकि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी टेस्ट, आपको पता नहीं
कि इंसान के शरीर में क्या हो रहा है, और कॉज क्या है वो पता नहीं कॉज क्या चलेगी। है। हाँ, सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं हो सकती ना। हाँ, 2-3 लोग माना भी ठीक भी हो सकते हैं, जिनमें उन्होंने कर दिया ठीक हो गया, पर सब ठीक नहीं हो सकते। सब ठीक नहीं हो सबकी प्रॉब्लम अलग-अलग हो सकती है। और मैंने तो कई पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो आते हैं, जो ये बोलते हैं कि हाँ, हम मसाज कराया हमने, तो 1-2 दिन तक ठीक था, पर उसके बाद अब प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो वो कइयों को उल्टा भी हो जाता है। अच्छा, हुँ, ठीक है। और शोल्डर के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? शोल्डर में भी हुँ, लोगों के मैंने अपने रिलेटिव्स में भी देखा है कि हुँ, यहाँ हुँ, पे स्ट्रेन पड़ जाता है कि कोई चीज़ ऊपर से निकाल रहे थे या हुँ, फिर हुँ। कुछ और सडनली पेन स्टार्ट हो जाता है इसके ऊपर। शोल्डर में 2-3 जो कॉमन चीज़ें हैं शोल्डर में जो होती है, एक होता है रोटेटर कफ टियर जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअली रोटेटर कफ क्या है, वो 4 मसल्स है, ठीक जो है। आपके शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है और उसकी मूवमेंट्स वगैरह करवाता है। तो जब भी आप कोई अबव हेड एक्टिविटी करते हो, हुँ, जैसे ओल्ड एज पेशेंट में ये ज़्यादा कॉमन होता है। जब भी आप ओवरहेड एक्टिविटी करते हो, जैसे बाल बनाना, कुछ सामान हुँ, ऊपर से निकालना, तो हुँ। आपके ना पेशेंट्स के पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और एक होता है फ्रोज़न शोल्डर, फ्रोज़न वो शोल्डर। समझाइए थोड़ा। फ्रोज़न शोल्डर होता है कि स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट में। पहले ओके। पेशेंट को पेन होता है, हुँ, कुछ मंथ के लिए, अप टू 3 टू 4 मंथ्स उनको पहले पेन रहेगा, उसके बाद उनको स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी मूवमेंट्स में दिक्कत आएगी, वो मूव वगैरह नहीं कर पाएँगे। तो हुँ। इन दोनों को हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, अगर आप खुद ही घर बैठे करना चाहते हो तो जो आपका रोटेटर कफ का टियर है, अगर आप खुद अपने आर्म को एलिवेट करोगे तो पेन होगा। हुँ। बट अगर कोई पैसिव मूवमेंट करेगा, सपोज़ मैं आपकी बाजू उठाऊँ तो आपको फिर पेन नहीं होगा। अगर पेन नहीं अच्छा, हो रहा, हाँ, तो वो बाहर की रोटेटर कफ सपोर्ट से नहीं होगा। बाहर की सपोर्ट से नहीं होगा। अच्छा। अगर वो बाहर की सपोर्ट से भी आपको पेन हो रहा है, तो हुँ, इट्स अ फ्रोज़न शोल्डर। ओके, तो जो फ्रोज़न शोल्डर है, उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। फ्रोज़न शोल्डर जो होता है वो जनरली टेम्परेरीली होता है, वो ठीक हो जाता है। तो फ्रोज़न शोल्डर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस रेस्ट करना है, कुछ टाइम के लिए जेंटल मूवमेंट करनी है, ओके। फिज़ियोथेरेपी करनी है, जेंटल मूवमेंट्स करनी है, क्योंकि वो आपकी स्टिफनेस है, हुँ, वो धीरे-धीरे टाइम के साथ चली जाएगी। और अगर आपको रोटेटर कफ का टियर है, हुँ, वो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम फिज़ियोथेरेपी कराते हैं, जिस एक्टिविटी से आपको पेन हो रहा है, हम वो एक्टिविटी आपको कुछ टाइम के लिए बोलते हैं अवॉइड करने के लिए, अगर वो पार्शियल टियर है। टियर भी ओके, एक्चुअली पार्शियल टियर। अलग-अलग तरह के होते हैं, इट्स हुँ, पार्शियल टियर, कंप्लीट टियर। अगर तो कंप्लीट टियर है, फिर तो नो डाउट आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। अच्छा। बट अगर पार्शियल टियर है, जो जनरली लोगों में होता है, हुँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इंजेक्शंस दे सकते हैं। हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे सकते हैं, पीआरपी इंजेक्शन दे सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिल जाता है पेशेंट्स को। और कुछ एक्सरसाइज़ होती है, जैसे टॉवल एक्सरसाइज़ होगी, पेंडुलम एक्सरसाइज़ होगी, ये फिज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइज़ होती है, हुँ, जो पेशेंट करता है तो धीरे-धीरे करके उसको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। अच्छा, ठीक है। और ये जो कि कैसा टियर है, ये तो एक डॉक्टर ही बता सकता है ना कि इंसान को तो खुद से नहीं पता लगेगा कि टियर माइनर है या फिर ज़्यादा हो गया है, मुझे हुँ, सर्जरी हुँ। पे जाना चाहिए, नॉट सर्जिकल हो जाएगा। ये तो हम ओके। डॉक्टर के पास आके ही पता कर सकते हैं कि मैं क्या आपको लेवल एक है। सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ, हुँ, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप आर्म टेस्ट बोलते हैं। ड्रॉप आर्म ड्रॉप टेस्ट। आर्म टेस्ट बोलते हैं, वो आप गूगल भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो, वो कंप्लीट टियर में होता है। आपको क्या करना है, आपको अपनी आर्म को एलिवेट करना है, हुँ, और आपको सपोज़ मैं आपकी आर्म को एलिवेट करता हूँ, हुँ, जिसका कंप्लीट टियर होगा, पहली बात तो वो अपनी आर्म को एलिवेट नहीं कर पाएगा। ओके। अगर मैं आपकी आर्म को एलिवेट करता हूँ अप टू 90 डिग्री और मैं सडनली छोड़ देता हूँ, हुँ, फिर वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। अगर अच्छा, वो ड्रॉप हो रही है, वो होल्ड नहीं कर पा रही है, हाँ, तो इट मीन्स उसको कंप्लीट कंप्लीट टियर है। कंप्लीट टियर है। अगर वो होल्ड कर पा रहा है, तो इट्स अ पार्शियल टियर। ओके, हुँ, तो लोग क्या करते हैं, जनरली एमआरआई वगैरह करवाते हैं। हुँ, एमआरआई में टियर आ ही जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि टियर नहीं आएगा। वो इसलिए ठीक है। आता है टियर, क्योंकि वो विद एज के साथ क्या होता है ना, बहुत चीज़ें डिजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, हुँ, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप एमआरआई करवाओगे, तो वो टियर आएगा ही आएगा। थोड़ा बहुत माइल्ड टू मॉडरेट हमेशा ही आता है। माइल्ड टू मॉडरेट। हाँ, अगर आप 60 से अबव हो, फीमेल हो, हुँ, उनमें क्योंकि प्रोटीन, कैल्शियम ये सारी डेफिशिएंसीज़ रहती है, हुँ, तो उनमें टियर होता ही है जनरली। ओके। बट वो किस तरह से ठीक करना है, वो एक हुँ, डॉक्टर बता सकता है और पेशेंट हुँ, की कंडीशन बता सकती है।
अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरे से बिल्कुल हाथ नहीं उठता है, तो फिर उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। आजकल तो स्कोपी के थ्रू करते हैं, कैमरा डाल के कर लेते हैं। ओके। अगले दिन पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है। हमने नेक नेक की बात की, हमने बैक की बात की। अब उससे भी ज़्यादा कॉमन जो हम केसेस देखते हैं, वो देखते हैं नी के, कि नी में ज़्यादातर लोग ऑपरेशन तक पहुंच जाते हैं, वहां तक वो अपना पेन टॉलरेट कैरी कर रहे करते होते हैं, हैं। कैरी करते हैं वहां तक। तो आप उसके लिए बताइए हमें कि सर्जरी, नॉन सर्जरी, ट्रीटमेंट, और किस वजह से ये हो जाता है, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट इट। देखो, नी पेन जो होता है वो जनरली ओल्ड एज फीमेल में ज़्यादा होता है। ओल्ड एज आफ्टर मीनोपॉज़ल, मतलब जैसे ही वो मीनोपॉज़ हिट करती है आफ्टर 45 50, उनकी बॉडी में ना बहुत चेंजेस होती है। जैसे हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बोन्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और जो अगर वो जॉइंट इन्वॉल्व करे तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, हमारे नी में कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कि मतलब आपका एक बार वो डैमेज हो गया, एवेस्कुलर मीन्स कि उसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। वो अच्छा। एक बार डैमेज हो गया तो वो फिर डैमेज हो गया, अच्छा, वो वापस से कभी रिकवर नहीं रिकवर करेगा। नहीं होगा। वो उतना आप उसको रोक सकते हो, उसके डैमेज को, उसके प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हो, अगर डिले आप डिले कर सकते डिले हैं। कर सकते हो। और ये होता क्यों है, ये होता है मल्टीपल कारण है होने के, क्यों कार्टिलेज डैमेज होता है। जैसे एक तो एज हो गया, एज के साथ साथ आपकी बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। और ओवरवेट हो गया, जैसे नी अच्छा। जॉइंट है, आपकी बॉडी का 3/4 वेट कैरी करता है, वो नी कैरी करता है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा कार्टिलेज पे, तो वो ज़्यादा जल्दी डैमेज होएगा। इसके अलग अलग इंजेक्शन है, जैसे जो लोग बोलते हैं कि लेमैन टर्म में हम बोलते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है, ग्रीस का इंजेक्शन लगना है। वो कुछ नहीं है, वो एक स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है, वो लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हो रही है वो स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ फैक्टर आ गया है, उसका इंजेक्शन लग सकता है। पीआरपी इंजेक्शन आ गया है। अच्छा, ये क्या चीज़ है पीआरपी इंजेक्शन? पीआरपी इंजेक्शन जो होता है, ये कोई मार्केट से नहीं आप इसको खरीद सकते। ये अच्छा। ऐसा इंजेक्शन है जो आपकी बॉडी के थ्रू ही बनता है। आपकी बॉडी से ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसमें प्लेटलेट को सेपरेट करते हैं, फिर वो प्लेटलेट का इंजेक्शन बनता है, वो आपकी जॉइंट में लगता है। अच्छा, अपने शरीर से ही हाँ, निकाल के नी में लगा देते हैं। लगाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो इन्फ्लामेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, इन्फ्लामेशन जो है रुक जाती है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जो लिगामेंट होता है वो, उसका जो डीजनरेशन होता है वो डिले हो जाता है। और अगर आपको उससे भी आराम नहीं मिलता है तो आप अपनी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो मसल्स होती है वो आपके बोन्स और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो आपको आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। क्वाड्रिसेप्स मसल्स। इसकी जब जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी जॉइंट की मोबिलिटी उतनी बेटर रहेगी, और जितनी बेटर मूवमेंट रहती है उतने बेटर उसका लुब्रिकेशन रहता है। ठीक है। इंसान को नी ट्रीटमेंट तक सर्जिकल ट्रीटमेंट तक कब आना चाहिए, कब उन्हें ये चीज़ अप्रोच करनी चाहिए कि जब उसको पहली बात तो सर्जरी आपको तब करवानी चाहिए अगर कोई 60 टू 65 ईयर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी आपको तब करवानी चाहिए जब आपकी डेली एक्टिविटी में आपको इंटरफेयर हो रहा हो, कि आप डेली एक्टिविटी ना कर पा रहे हो, कि आप उठ के वॉशरूम जाने में आपको तकलीफ हो रही है, आप बिल्कुल ही बेड रिडन हो गए हो। क्योंकि अगर आप बेड रिडन हो गए हो, इसका मैं आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। अगर आप बेड रिडन हो गए हो तो आप मतलब अपनी मसल्स भी यूज़ नहीं कर रहे हो। मसल यूज़ नहीं कर रहे हो तो मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या करते हो आप, फिर आप कुछ टाइम के बाद हॉस्पिटल चले जाते हो अपना नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए, कि मैं अपने घुटने बदल देते। घुटने तो बदल देते हैं, बट जो वो मसल है उसमें टाइम लग जाता है रिकवरी में। कुछ फिर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी हो जाते हैं इसमें नी ऑपरेशन के बाद। कॉम्प्लिकेशंस वैसे तो हर ऑपरेशंस के बाद ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट थी जो हमारे पास आई थी, तो उसका क्या हुआ था, उसका नी रिप्लेसमेंट हुआ था।
और उसके बाद वो घर चली गई। वो कहीं बाहर से आई थी दिल्ली में, उसका ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद वो घर चली गई। उनकी क्या एज रही होगी? रफली 65-70 के 65, आसपास। तो काफी ओल्ड है फिर। जनरली इसी एज में ज़्यादातर नी रिप्लेसमेंट होती है, ओके। अब 65। इस एज में क्योंकि क्या होता है, पेशेंट ना कभी भी, जैसे किसी को माइल्ड पेन है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, तो वो उसको अगर हम डिजीज का प्रोग्रेशन बताएंगे कि आपके घुटने अभी ऐसे है, कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाएंगे, तो वो बिलीव नहीं करते। इसके लिए आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए। अगर एक्टिव पेशेंट जो होता है, जब वो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसकी ना मसल स्ट्रांग होती है, तो अगर वो उस टाइम पे सर्जरी करवा लेगा तो उसका जो रिहेबिलिटेशन पीरियड होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेगा एज कम्पेयर टू जो 70 पहुंच गया है, जिसको बहुत ज़्यादा पेन है। वो जिसको बहुत ज़्यादा पेन है, वो पहले तो पेन को वो बर्दाश्त करेगा एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और वो बर्दाश्त कैसे करेगा, वो चलना कम कर देगा। जब वो चलना कम करेगा तो उसकी मसल्स वीक पड़ जाएगी। फिर जब वो उस वीक मसल्स के साथ आपके पास आएगा ऑपरेट करने के लिए, आपने ऑपरेट कर भी दिया, उसका घुटना बदल भी दिया, बट अगर उसकी मसल्स ही मूव नहीं कर रही, अब देखो नी जॉइंट, किसी भी जॉइंट को अगर मूव करना है तो मूव तो मसल कराती है ना, जॉइंट खुद ब खुद थोड़ी ना मूव करेगा। मोबिलिटी तो चाहिए ही होगी, मोबिलिटी तो चाहिए, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ तो चाहिए ही। अगर आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर क्या फायदा उस घुटने बदलने का भी, अगर वो मूव ही नहीं कर रहे, आपकी मसल्स ही बहुत ही कमजोर है। सही बात है। आई थिंक यही मेन रीजन होता है जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि अगर वो हो गया तो हम एकदम बैठ जाएंगे, फिर उसके आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, वेयर इन फैक्ट उनको वो चीज फंक्शनिंग रखनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है तो शायद तो भी ऐसे नहीं होना चाहिए आप बिल्कुल बेड रिडन हो गए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप जिम जाते हो, जिम कौन जाता है जिसकी मसल्स पहले कमजोर होती है, वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती है ना। आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो शुरू में आप एक दिन जिम जाते हो तो आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे, आपको पेन होगा, क्योंकि आपने वो मसल बहुत टाइम के बाद यूज किया है। आप दूसरे दिन जाओगे तो क्रैम्प्स थोड़े कम पड़ेंगे, उतने नहीं पड़ेंगे, थोड़े कम पड़ेंगे, बट आप देखोगे कि आफ्टर 1 वीक आपको कोई क्रैम्प्स नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। एक हफ्ते में हो जाता है ठीक। वैसे ही फिर धीरे धीरे करके आपका मसल स्ट्रांग होता जाता है। सेम गोज विद ओल्ड एज पेशेंट, उनमें, बट उनमें क्या दिक्कत होती है कि वो प्रोटीन उतना इंटेक नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज भी उतनी नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम उनका ऑपरेशन हुआ होता है तो उनकी मसल्स भी बहुत, उनको पेन हो रहा होता है, ऑपरेशन हुआ होता है तो उनको पेन हो रहा होता है, तो वो अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार पहले घुटने का दर्द ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हम फिजियोथेरेपी करेंगे, उससे उनकी स्टिफनेस आ जाती है। तो उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते होंगे कि उस दौरान जब वो पूरा हील भी नहीं हुआ है, हीलिंग फेज में ही है और बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, तो किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं? जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट थी, वो हमारे पास आई थी, उसका नी रिप्लेसमेंट हो रखा था कहीं बाहर से, तो वो अपने पास आई थी। आफ्टर 1 मंथ के बाद वो अपने पास आई थी। उसने क्या किया, सर्जरी करवाई, सर्जरी के बाद उसने स्टिचेस वगैरह ओपन करवाए और वो घर चली गई। और घर में जो उसने ड्रेसिंग कराई, वो ड्रेसिंग किसी रैंडमली वो हॉस्पिटल के लिए नहीं आई होगी, हॉस्पिटल नहीं कराई, और किसी लोकल से उसने ड्रेसिंग वगैरह करा ली। ड्रेसिंग जब करते हैं तो बहुत अपने को प्रिकॉशन रखना पड़ता है, क्योंकि हम उस पार्ट को टच कर रहे हैं जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जहाँ पे आप, अगर मैं बिना ग्लव्स के ड्रेसिंग करूंगा तो फिर उसके उस पार्ट में, इंसीजन वाले पार्ट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसका सेम ही दिक्कत हुई थी। उसका, उसने बाहर से ड्रेसिंग करी तो उसका नी पूरा स्वेलअप कर गया था जब वो अपने पास आई थी, तो उसका पूरा इन्फेक्शन हो गया था। फिर जब हमने स्कोप वगैरह डाल के उसका चेक किया सब कुछ, तो अपने को पता लग गया था कि इसको इन्फेक्शन हो गया है। टेस्ट वगैरह हमने करवाए, उसके बाद उसको 2 ऑपरेशन और करवाने पड़े सेम चीज के लिए, जो कि पहले जो चीज बिल्कुल ठीक होने को आ गई थी, ऑलमोस्ट 80 to 90% ठीक हो गई थी, स्टिचेस कट कर गए थे, बढ़िया चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, बस एक ड्रेसिंग के चक्कर में ड्रेसिंग के वजह से 2 ऑपरेशन और हुए। बताओ। और वो 2 महीने तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। बाप रे, कोई चीज ठीक होते होते इतनी सिर्फ एक चूक की वजह से वर्ष हो गया, इतना वर्ष हो गया। और लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसमें कॉस्ट कितनी पड़ती है, कि एक अंदाजा कि इसके आसपास में ऑपरेशन हो जाती है। वैसे तो अगर आपका कोई, जनरली जो
प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं। तो अगर आपका कोई इंश्योरेंस है तो आप पता करो वो इंश्योरेंस किस हॉस्पिटल के अंदर कवर हो रहा है। अगर उस हॉस्पिटल के अंदर कवर हो रहा है तो आप वहाँ पे फ्री में इलाज करा सकते हो। ओके आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं होती, अप टू 30-40,000 आपको पे करना पड़ता है। बट जो जनरली खर्चा आता है वो 4 to 5 lakhs ओके इतना खर्चा आ अगर जाता है। कोई उसमें नहीं है, हाँ, इंश्योरेंस पैनल में इंश्योरेंस नहीं है, पैनल बाय में नहीं कैश है। आपको करवाना है तो अराउंड ऑफ 4 lakhs के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा अगर आप बेस्ट इम्प्लांट लगाना चाहते हो। इम्प्लांट भी एक्चुअली अलग अलग तरह के आते हैं, तो आप अच्छा, अगर बेस्ट लगाना चाहते हो उनमें क्या फ़र्क रहता है इम्प्लांट्स में? इट्स मोर रिलेटेड टू नीड पे रहता है पेशेंट की? पेशेंट की नीड पे नहीं रहता, एक्चुअली ये कंपनी का है। थोड़ा अच्छा, ठीक डिबेटेबल है, जैसा हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा कि जैसे ठीक है। जैसे आप दूध अलग-अलग कंपनी बनाती है, हाँ, तो आप बोल रहे हो किसका अच्छा बेटर है। ठीक है, वो वाली चीज़ है। एक और चीज़ है जो बड़ी डिबेटेबल है हुँ। कि लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि व्हेन टू यूज़ आइस एंड व्हेन टू हीट कंप्रेस एनी वुंड या फिर इन्फ्लेमेशन। वो आप एक कन्फ्यूजन क्लियर करिए कि कब क्या लगाना है? आइस पैक जो हम लगाते हैं, जनरली हम किसी को भी देखते हैं, आप देखते हो जब भी आपको इंजरी होती है, जैसे एंकल ट्विस्ट हो गया, हुँ, ठीक है, फ्रेश इंजरी है, आपको ट्रॉमा लग गया, ठीक है, तो आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद ना स्वेल अप कर गया है, वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ हुँ, गई है, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। हुँ, तो ये कब तक स्वेलिंग बढ़ती है, इसका एक टाइम पीरियड होता है, मतलब अप टू 48 आवर्स वो चीज़ स्वेलिंग जो है वो बढ़ती है। हुँ, उसके बाद वो धीरे-धीरे करके डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर उस स्वेलिंग को आपको रोकना है, तो हम आइस पैक लगाते हैं। आइस पैक क्या ओके। करता है, आइस पैक जो होता है ना, कोल्ड जैसे आपने लगाया हुँ, बॉडी पे तो वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शंस मीन्स जो आपकी ब्लड वेसल है, वो हुँ, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, ठीक है? ओके। तो जो वहाँ पे फ्लूइड आ रहा है, हुँ, वो नहीं आ पाएगा उतना, क्योंकि वो ओके। ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, हुँ, तो फ्लूइड नहीं आ पाएगा, फ्लूइड नहीं आएगा तो वो स्वेलिंग नहीं हो पाएगी। तो हम आइस पैक लगाते हैं। स्टार्टिंग के एक्टिव इंजरी में, फ्रेश इंजरी में हम आइस पैक लगाते हैं। अप टू 48 आवर्स आपको लगाना चाहिए, इससे स्वेलिंग कंट्रोल होती है। आफ्टर 48 आवर्स आइस का उतना रोल नहीं है। अगर आपको 48 आवर्स के बाद आफ्टर सपोज़ 3-4 दिन हो गए, हुँ, आपको तब भी स्वेलिंग है और आप चाहते हो कि यार मैं स्वेलिंग कैसे ठीक करूँ, तो हुँ, आपको विद लिम्ब एलिवेट करके रखना पड़ेगा। वो ओके। ग्रेविटी के थ्रू ही आएगा वापसी। और हॉट कंप्रेशन की बात करें तो हॉट कंप्रेशन हम देते हैं मसल स्टिफनेस, मसल स्पाज़म, उसमें मसल हम ज़्यादा स्पाज़म। हाँ, अगर आपको मसल स्पाज़म हो गया है, हुँ, तो आप जब भी हॉट चीज़ लगाते हो तो वो रिलैक्स कर देता है मसल्स को, ओके, तो उन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होता है। और क्रॉनिक स्टिफनेस है, क्रॉनिक चीज़ है, क्रॉनिक हुँ, स्टिफनेस है, तो उसमें आपका ये ज़्यादा हेल्प करता है। क्रॉनिक स्टिफनेस जो आती है वो इस वजह से आती है, किसी भी जॉइंट में जो स्टिफनेस आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि आपने उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किया है। अगर आप यूज़ ओके। नहीं करोगे तो उसमें स्टिफनेस आ जाएगी। हुँ, जैसे हमने किसी पेशेंट को प्लास्टर लगाया, हुँ, ठीक है? और हमने उसको रख लिया 2 महीने तक। हुँ, 2 महीने तक हमने उसको प्लास्टर में ही रखा। हुँ, तो जब वो 2 महीने के बाद निकालेगा प्लास्टर, अगर 2 महीने तक उसका हाथ ऐसा है, हुँ, तो उसके एल्बो जॉइंट में आएगी स्टिफनेस आएगी। जब वो 2 महीने के बिल्कुल बाद, आएगी। है ना? जब वो 2 महीने के बाद मूव करेगा, तो उसको पेन होगा। हुँ, तो उस स्टिफनेस को प्रिवेंट करने के लिए जब आपने स्लैब वगैरह निकाल दिया है, तो आप हॉट कंप्रेशन दो। क्योंकि वहाँ पे ना जब मूवमेंट जहाँ पे होती है, हुँ, वहीं पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, हुँ, ठीक है? तो ओके, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई उतनी कम होगी। तो जब आप कोई चीज़, गरम चीज़ लगाओगे, तो हुँ, वेज़ोडाइलेशन होती है। वेज़ोडाइलेशंस मीन्स ब्लड वेसल जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। ओके, तो वहाँ पे ज़्यादा ब्लड आता है। ज़्यादा ब्लड आएगा तो फिर वो ओके, उसको ट्रीट में हेल्प कर देता है। ओके। आपके पास छोटे बच्चे जैसे टीनेज से भी कम हो ऐसे पेशेंट्स आते हैं? अगर आते हाँ, हैं तो किन चीज़ों के लिए ज़्यादा आते हैं? बच्चे जो जनरली आते हैं वो पुल्ड एल्बो एक चीज़ होती है, बच्चों में बहुत कॉमन पुल्ड होती है। एल्बो। पुल्ड एल्बो या कोई कंजेनाइटल डिफ़ॉर्मिटी होगी, हुँ, जैसे नॉक नीज़ हो गया, हुँ, रिकेट्स हो गया, जो कि आप ऐसे ठीक कर सकते हो, विद मेडिसिन के साथ ठीक कर सकते हो। पुल्ड ओके, एल्बो जो हो गया मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे होता है, जैसे 2 बोन होती है, हुँ, रेडियस और अल्ना होती है। तो जो ओके, रेडियस होती है वो ना यहाँ पे एक लिगामेंट होता है हमारे, जो उसके हेड को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता रेडियस को। ओके, बट बच्चों में क्या होता है, वो लिगामेंट अभी अंडर डेवलप होता है,
तो 1 to 4 ईयर बच्चों को आप कभी भी ऐसे बाजू से पकड़ के नहीं उठा सकते हो। अगर आपने उठा लिया तो बहुत चांसेस है कि उनके एल्बो में जो रेडियल बोन है वो निकल आएगी। तो बच्चा आपको पता लग जाएगा, वो अपना हाथ ऐसे रखेगा, उठाएगा नहीं। और जैसे आप मालिश करते समय बच्चे को हम उसके लेग्स भी उठाते हैं, उसके हाथ भी उठाते हैं, तो उस समय बड़ा केयरफुल रहना चाहिए फिर तो। जैसे आप बच्चों के साथ जब खेलते हो तो कई बाजू से पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं। हाँ, बाजू पकड़ के घुमा देते तो हैं। वो बहुत कॉमन होता है कि वो निकल आता है उनमें, पुल्ड एल्बो बाहर आ जाता है, बट बहुत ईजिली है, ओपीडी प्रोसीजर है, उसको वापसी भी फिट कर सकते हो। अच्छा। तो बट हाँ, उतना घबराने का नहीं है, बट नहीं हाँ। करना चाहिए बच्चों में, क्योंकि उनको बहुत पेन वगैरह होता है। हाँ, तो यही बच्चा फिर रो के इंडिकेट करता होगा या रो फिर के हैंड इंडिकेट मूवमेंट होती करेगा नहीं होगी। और वो मूव नहीं करेगा। जरूरी नहीं है बच्चा रोए, हम्म। उसको पेन तब होगा जब वो अपना हैंड मूव करेगा, वरना वो ऐसे ही अच्छा। रहेगा, एक पोजीशन में ही रखेगा, वो उठाएगा ही अच्छा, नहीं। जरूरी नहीं है कि उसे फील भी हो पेन हाँ, फील भी उतना। हो, ऐसा नहीं होगा। ओके। ऐसा हो सकता है। हम्म। तो उसको आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, एक तो वो अपना हाथ नहीं उठाएगा, कुछ भी आप उसको पकड़ा रहे हो तो वो अपना दूसरा हाथ ही आगे करेगा, कभी भी वो वाला हाथ यूज नहीं करेगा। और आप यहाँ पे प्रेस करने पे, जहाँ पे आपकी रेडियल हेड होता है, वहाँ पे प्रेस करने पे उसको पेन फील होता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है। और जनरली हिस्ट्री लेके कि हाँ, बच्चे को उस टाइम कौन सी पोजीशन में हाथ था जब उसको पेन होना स्टार्ट हुआ। हाँ, इससे एक चीज मेरे को दिमाग में आई, पॉपिंग साउंड, कि जैसे कई बारी हड्डी चटकने की आवाज आती है किसी मूवमेंट पे। जैसे आप बैठे हुए थे और आप एकदम खड़े हो गए, तो नी में भी एक पॉप साउंड आती है, वो क्यों हो रही होती है और क्या वो कुछ खतरनाक चीज है या क्या है? एक्चुअली ये ना बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। जब भी मैं अपने गांव जाता हूँ ना, मेरे से सब पता नहीं कितने लोगों ने पूछ लिया। वो क्या करेंगे कि मेरे को बोलेंगे कि देख यार, देखिए क्या हो रहा है। वो बैठ के खड़े होंगे, क्या ये कोई दिक्कत है ना, कड़कड़ की आवाज आ रही है, कटकट की आवाज आती है। तो उनको यही लगता है कि यार कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं होगी मेरे में, क्या हो गया, ठीक है नहीं है, ये बहुत लगता है लोगों को। जनरली क्या होता है, जैसे हमारी नी है, उनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। ओके। ठीक है, जिसको ग्रीस भी बोलते हैं, ये नॉर्मल टर्म लेमन लैंग्वेज लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। तो उसके अंदर ना एयर बबल्स बनते हैं। एयर बबल जैसे ही हम स्टैंड होते हैं तो वो एयर बबल्स बर्स्ट होते हैं, तो उस वजह से वो साउंड आती है। और कई बार क्या होता है कि नी के अराउंड ना लिगामेंट्स भी बहुत होते हैं, तो वो भी मूव करते हैं। तो जब वो मूव करते हैं, बोन के साथ स्ट्राइक करते हैं, उस वजह से भी थोड़ी बहुत साउंड आती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप करना ही चाहते हो तो आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, उससे अल्टीमेटली आपका टेंडन भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर आपको नी में पेन हो रहा है, अगर आप उठ के बैठ रहे हो और आपको साथ में पेन भी हो रहा है, आपकी स्वेलिंग है या कोई और दिक्कत हो रही है इसके साथ, या फिर इतना भी कि बहुत दिन हो गए, इलॉन्गेटेड टाइम हो गया कि दर्द हो जा रहा है और अपने आप में ठीक नहीं हो रहा खुद से, हाँ, तो तब तो दिखाना ही चाहिए। आपको एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो हमारी बॉडी है ना, ऊपर वाले ने बहुत अच्छे से बनाई है। अगर आपको कभी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में तकलीफ होती है ना, तो वहां पे पेन होती है। लोगों को लगता है कि यार दर्द हो रहा है मेरे को, तो पता नहीं क्यों हो रहा है, बस दर्द चला जाता है एक बारी, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आपको पेन हो रहा है तो दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है ही है जो अंदर चल रहा है। अगर वो माइल्ड पेन है, हम मान सकते हैं कि छोटी मोटी दिक्कत है, नॉर्मली भी हो जाती है लोगों में, और वो बॉडी खुद ब खुद हील करती है। सेल्फ हीलिंग पावर होती है बॉडी में, तो खुद भी हील कर जाती है छोटी मोटी पेन। बट अगर वो पेन कंसिस्टेंट है, बढ़ रहा है, मेन दिक्कत तो अगर वो पेन बढ़ रहा है और काफी टाइम तक ठीक नहीं हो रहा, मतलब 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन में माइल्ड मॉडरेट पेन जो है ठीक हो जाना चाहिए। बट अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास एक बार चले जाना चाहिए, कि इससे पहले कि वो पेन और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे जो एंकल ट्विस्ट वाला पेन होता है ना, आई थिंक दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू हील इट इटसेल्फ। जैसे एक बार मेरा भी हो गया था, स्टेयर केस पर हो गया था और पैर पूरी मुड़ गई थी, एंकल। और उसके बाद में मुझे उस समय फील नहीं हुआ, वो बाद में फील हुआ, और वो इतने लंबे टाइम के लिए चला गया। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने बोला कि ये तो 6 महीने लेगा ही। हालांकि पैर में हुआ कुछ भी नहीं था, एंकल अपनी जगह पर ठीक थी, लेकिन वो दर्द जाने में 6 महीने लग गए। इतना लंबा टाइम कैसे चला गया? वो क्या होता है ना, देखो जैसे एंकल ट्विस्ट होता है, एंकल में भी लिगामेंट्स होते हैं आसपास ना, बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। एटीएफएल एक लिगामेंट होता है जो बहुत कॉमनली डैमेज हो जाता है।
तो आपको जब कोई इस तरह की इंजरी हो, आपको स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है, आप सबसे पहले तो आप आइसिंग स्टार्ट करो और डॉक्टर के पास जाओ। उसको आइसिंग। हाँ, उसको स्लैब देना ही पड़ेगा। उसको स्लैब देगा तो उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। अल्टीमेटली आप उस पे अगर वज़न डाल के चलोगे, तो आपकी स्वेलिंग कभी कम नहीं होएगी, वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अप टू 3-4 डेज़ आप रेस्ट लो, लिम्ब को एलिवेट करो। स्वेलिंग के लिए थोड़ी बहुत मेडिसिन भी आप ले सकते हो तो इट्स बेटर। आइस पैक लगाओ। ये सारी चीज़ें जो आप प्रिकॉशन लोगे, तो 60 टू 70% आपका पेन जो है चला जाएगा। पेन रहता है नो डाउट। अगर कंप्लीट टीयर है ATFL का, तो सेम वही इंजेक्शन आ जाते हैं जो मैंने आपको कहा था, PRP इंजेक्शन, ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शन। ये सारे इंजेक्शन हम दे सकते हैं उस जगह पे एंकल में, ताकि इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इन्फ्लामेशन की वजह से ही पेन होता है। अगर हम वो इन्फ्लामेशन डिक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली उसका पेन भी इम्प्रूव हो जाता है। अगर स्टिल वो ठीक नहीं हो रहा तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है, आर्थ्रोस्कोपिक होती है, लिगामेंट वो आप ओके। आपस में। थैंकफुली मेरा तो 6 महीने बाद Good. चलो चला गया था दर्द। इन्फ्लेमेशन से मुझे एक और क्वेश्चन आया कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन और मसल सोरनेस, इन दोनों में क्या फर्क है? मसल सोरनेस और जॉइंट इन्फ्लेमेशन। मसल सोरनेस जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लामेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलती है। इन्फ्लामेशन, देयर विल बी अ पेन, देयर विल बी अ स्वेलिंग, रेडनेस विल बी देयर। और इन मसल सोरनेस दीज आर ऑल एब्सेंट। नाउ उसको पेन होता है, स्वेलिंग और वो नहीं होती, रेडनेस नहीं होती। ठीक है, और जॉइंट इन्फ्लामेशन ऑब्वियसली जॉइंट पे होगी, और मसल सोरनेस जो होती है वो जॉइंट्स पे नहीं होती, आसपास के एरिया में होती है। और वो जो होती है मूवमेंट के साथ मसल सोरनेस, जैसे ही वो मूव करेगा तो उसकी मसल सोरनेस इंक्रीज हो जाएगी, उसको ज़्यादा पेन होगा। जबकि इन्फ्लामेशन में ऐसा नहीं है। इन्फ्लामेशन में कांस्टेंट पेन रहता है पेशेंट को, वो चाहे मूव करे चाहे ना करे, तो वो कांस्टेंट पेन रहेगा। इन्फ्लामेशन को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो देयर विल बी आइस पैक मेडिसिन यू हैव टू टेक। जबकि मसल सोरनेस एक उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाता है, हॉट कंप्रेशन से भी आराम मिल जाता है। रेस्ट ले लो आप 1-2 दिन का उस एक्टिविटी से। तो जैसे जो एंकल वाली चीज बोली वो फुटवेयर रिलेटेड भी हो सकती है कि जैसे एंकल जो ट्विस्टिंग थी, आई वाज डेफिनेटली नॉट वेयरिंग फ्लैट्स एट दैट टाइम। तो इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि किस टाइप के फुटवेयर पहनने चाहिए, हालांकि लोग बहुत शौकीन होते हैं हील्स पहनने के। तो डज दैट मेक अ ह्यूज डिफरेंस? यार देखो, अगर आप हाई हील्स पहनते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी का ना पूरा का पूरा वेट नीज पे आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ठीक है, और आपकी स्पाइन भी, जो लोअर बैक होती है उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, तो स्पाइन पे भी स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं आपके, जैसे टोज हो गए, उस पे प्रेशर आना इंक्रीज हो जाता है, वो आपको इन फ्यूचर पेन देगा। वहीं अगर आप, जैसे कई लोग होते हैं जो फ्लैट सोल वाले शूज प्रेफर करते हैं, वो भी उतना सही नहीं होता, क्योंकि उनमें ना हील पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, हील्स में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है फ्लैट में। क्योंकि जनरली आप देखोगे, जैसे आप किसी का अपना, आपने कभी भी देखा होगा, फुट देखा होगा, कभी भी फ्लैट नहीं होता। हाँ, उसमें एक हल्का सा कर्वेचर होता है, और वो मीडियल साइड ज्यादा होता है, लेटरल साइड कम होता है। तो वो भगवान ने बनाया है इस वजह से, उसी तरह से बनाया है बॉडी को। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सोल्स आते हैं। ओके, ऑर्थोपेडिक सोल्स आते हैं। टेल मी मोर अबाउट इट। वो क्या होता है कि आपको ना अपने, आपका जो शूज होता है वो कितना आइडियल शूज क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अनटिल अनलेस आपका फ्लैट फुट नहीं है, अगर आपको डिफॉर्मिटी है फ्लैट फुट की, तो आपको फ्लैट शूज ही पहनने पड़ेंगे। ठीक है, बट जो जनरली लोगों के होते हैं, थोड़ा बहुत आर्च होता है, 1 से 2 इंच ज्यादा हील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत आर्च होना चाहिए, कभी भी ज्यादा आर्च नहीं होना चाहिए। सोल उस साइड से थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए। तभी ऑर्थोपेडिक सोल्स आते हैं, जो अगर आप शूज में, अगर सपोज आपके फ्लैट शूज भी है तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो, वो आपके उसको प्रिवेंट करता है, प्रेशर पॉइंट्स पड़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कॉर्न होता है, एक चीज बहुत कॉमन होता है, कॉर्न क्या होता है, जैसे आपने फ्लैट शूज पहने, हार्ड शूज पहने,
थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए शूज़, कभी भी हार्ड शूज़ नहीं होने चाहिए उतने हम्म ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है उससे पैर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। हम्म कॉर्न एक चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँगा कैसा होता है वो देखने में। वो क्या होता है कि प्रेशर पॉइंट जो होता है ना आपके पैर के नीचे साइड येलो-येलो सा हो जाता है और हाँ, उसके ऊपर देखा स्किन है। स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। उसपे क्या होता है लोगों को प्रेशर पॉइंट्स की वजह से ना वो बॉडी का मैकेनिज़्म है प्रोटेक्ट करना बॉडी को, तो वो फाइब्रोज़ कर जाती है उसको, थिकनेस बढ़ा देता है उस चीज़ को हम्म और वो इंडिकेट कर रही होती है बाय पेन कि भई ये चीज़ जो है गलत हो रही है, इस हम्म वजह से तुम्हारी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम्म तो ये कॉर्न एक ऐसी चीज़ है जो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने फुटवियर अगर चेंज करोगे, हम्म तो उसी से इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा कुशनी हो जाता है। कुशनिंग हाँ, आपको अपने थोड़ी कुशन होना चाहिए, उतने भी हार्ड नहीं होने चाहिए शूज़। हम्म और मेन जो हो गया हील पेन। हील पेन। हील पेन जो होती है वो फ्लैट शूज़ के साथ ज़्यादा लोगों को होती है। टो पेन हाई हील्स के साथ होती है और हील पेन फ्लैट शूज़ के साथ ज़्यादा होती है। ओके। तो इट्स अब बेटर कि अगर आप थोड़े कुशन वाले शूज़ जिसमें थोड़ा बहुत कुशन्स हो थोड़ा बहुत कुशन हो, और वो आपकी फुट की आर्च को सपोर्ट करे, सपोर्ट करे। या हम्म दैट विल बी ओके। ओके, अब हीलिंग फेज के बारे में बात करते हुँ, हैं। जैसे ठीक है, लोगों ने ऑपरेशन करा लिया, सब कुछ ठीक रहा, सपोज कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए, सब ठीक है, हुँ। लेकिन हीलिंग फेज बड़ा लॉन्ग लॉन्ग होता है सर्जरी के बाद में। तो आर देयर थिंग्स दैट वी कैन कॉल दैट दे आर ऑफ लिमिट्स, डू नॉट डू देम ड्यूरिंग द हीलिंग फेज? हीलिंग फेज़ देखो जनरली क्या होता है, कई लोग अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल रेस्ट नहीं करेंगे, कई लोग होते हैं जो बेड से हिलेंगे ही नहीं। जो एक बार बेड पे लेट गए तो वो महीना-महीना लेटेंगे। उनको लगता है कि जब ठीक होंगे तब उठेंगे, दोनों ही गलत है, ठीक दोनों ही है? गलत है। दोनों ही गलत है। आपको रेस्ट लेना चाहिए मैं मानता हूँ, पर बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लेना चाहिए। अगर सपोज़ मेरे इस हाथ की हड्डी टूटी है, तो मेरी बाकी बॉडी तो नॉर्मल है ना, तो मेरे को बाकी चीज़ें तो करनी चाहिए। अगर मैं बाकी चीज़ें भी नहीं करूँगा, जैसे सपोज़ मेरी टाँग की हड्डी टूटी है, तो बाकी जॉइंट्स जितने भी मेरे आस-पास के जॉइंट है, वो मूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उनको यूज़ में नहीं रखूँगा, तो वो स्टिफ़नेस आ जाएगी। स्टिफ़नेस आएगी तो फिर वो जब निकलेगा, स्लैब लगाया, प्लास्टर लगाया, जब वो निकलेगा तो वो मूव करने में बहुत दिक्कत आएगी। फिर उनको एक अनदर चैलेंज। एक अनदर चैलेंज हो जाएगा। कई तो हम ऑपरेशन भी करते हैं स्टिफनेस के लिए भी स्टिफनेस के लिए भी क्या हाँ। चीज करनी अभी पड़ती है? हमने एक ऑपरेशन किया है लास्ट वीक, एक पेशेंट था, उसके क्या था उसकी यहाँ की हड्डी टूटी थी, ओलेकरनन होता है यहाँ पे, उसकी ये टूटी थी। ओके तो उसके यहाँ पे टीबीडब्ल्यू करते हैं, टेंशन बैंड वायरिंग करते हैं। तो हमने वो करी थी, हमने नहीं करी थी सॉरी, हो रखी थी उसकी पहले से, कहीं बाहर से आया था। तो उसने क्या किया कि उसके स्लैब लगा, उसने कोई मूवमेंट वगैरह चालू नहीं करी। उसके बाद भी जब स्लैब निकला फिर भी उसको यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी पेन थी, तो उसने मूवमेंट अवॉइड कर दी। उसने मूवमेंट नहीं करी और 2-3 महीने के बाद ना उसकी आर्म मूव ही नहीं कर रही। वो बिल्कुल ही मतलब थोड़ा इतना ही मूव कर रही थी। यहाँ से मूव करता था, बट ये एल्बो पर मूवमेंट एल्बो नहीं मूव होती थी, एल्बो मूव इतनी नहीं कर स्टिफनेस हो गई थी। हाँ, इतनी स्टिफनेस हो गई थी। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि बॉडी बोन बनानी स्टार्ट कर देती है उसी पोजीशन में। फिर आफ्टर 6 मंथ के बाद उसकी आर्म बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई, मूव करना बिल्कुल बंद कर दी। फिर वो अपने पास आया था दिखाने के लिए। फिर जब हम उसको ऑपरेशन में ले गए, सबसे पहले तो हमने उसकी जो इम्प्लांट था, टीबीडब्ल्यू था, वो निकाल दिया था क्योंकि उसका फंक्शन पूरा हो गया था। ओके। बोन आपस में चिपक गई थी, बल्कि एक्स्ट्रा वो बन गई थी। फिर एक्स्ट्रा बोन थी, उसको काटा। फिर अच्छा, ऐसा भी हो जाता है कि एक्स्ट्रा बन एक्स्ट्रा जाते ही हैं। बन गई हो। फिर उसको कट किया एक्स्ट्रा बोन को। फिर अंडर एनेस्थीसिया उसकी पूरी मूवमेंट कराई, जो आसपास का कॉन्ट्रैक्चर था उसको थोड़ा रिलीज किया। अब उसको फिजियोथेरेपी एडवाइस करिए कि आप फिजियोथेरेपी करना कॉन्टिन्यूसली। अब काफ़ी बेटर मूवमेंट है उसकी, अभी आया फॉलो अप के लिए आया था। मैं जिम रिलेटेड पीपल के बारे में भी पूछना चाहूंगी कि जो जिम में इंजरीज होती हैं, आर दे बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर्स, या फिर हैवी वेट्स उठाने से होती है, या फिर ऐसा क्या हो जाता है कि दे रीच टू एन ऑर्थो? बोथ, दोनों चीज़ों से हो दोनों सकता है। चीजों से। अगर आपका पोस्चर गलत है तो भी आपको पेन होगा। वेट अगर आप ज़्यादा उठा रहे हो
आपकी लिमिट से ज़्यादा वेट उठा रहे हो तो भी आपको दिक्कत होती है। जनरली जो लोगों को लोअर बैक पेन, मैंने कहा डेडलिफ्ट वगैरह जो लोग करते हैं, लोअर बैक पेन उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। शोल्डर पेन जो होता है वो बेंच प्रेस वगैरह जो कर रहे हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो और एक टेनिस एल्बो जो बहुत कॉमन होता है, एल्बो एक्सटेंशन में जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो आपके जो यहाँ पे लिटरल कॉन्डाइल पे जो लिगामेंट मसल्स अटैच होते हैं वहाँ पे उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। आपका जो वेट जो होता है वो सेकेंडरी होना चाहिए हमेशा, टेक्निक आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। आपको कभी भी सडनली जाके एकदम से भी जाके सीधा वेट नहीं कि उठाना सीधा है। हैवी वेट उठाने लग गए। हाँ, कई बहुत लोग होते हैं जो सीधा जाके जो चाहते हैं कि यार हम जैसे 1 महीने में ही बहुत ज़्यादा वेट उठाना स्टार्ट कर दें, कि हम आज 10 किलो बेंच प्रेस मार रहे थे, अब 20 मारेंगे अगले हफ्ते से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एक मेरी जिम में था, वो क्या बेंच प्रेस कर रहा था, फ्लैट बेंच पे कर रहा था, जो बेंच प्रेस करते हैं। तो उसने भारी शोल्डर उठाया, भारी डंबल उठाया, तो जैसे वो नीचे ले गया ना और भारी था ऊपर नहीं ला पाया और वो पीछे को चला गया, उसका ना शोल्डर डिसलोकेट हो गया, एंटीरियर डिसलोकेशन हो गया। एक बार आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया फिर आपको रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अप टू 70%। और रेकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कैसे होता है कि आप छींकोगे तब भी आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। अरे ऐसे बहुत कॉमन आते हैं अपने पास पेशेंट जो आते हैं इमरजेंसी में आते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक बार अगर आपको शोल्डर डिसलोकेशन हो गया, आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो वो एक्टिविटी है जैसे एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन वाली जो भी एक्टिविटी है वो आपको अवॉइड करनी है अप टू 2 मंथ। अप टू 2 मंथ्स। अप टू 2 तो मंथ्स उसके बाद में वो नॉर्मली जिम कर सकते हैं फिर। हाँ, बट आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपका हाथ एक्सटर्नली रोटेटेड है और एबडक्टेड है, कभी भी भारी वेट मत उठाना, वरना आपका शोल्डर दोबारा डिसलोकेट हो सकता है और इवेंचुअली उनको ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। क्योंकि जब हड्डी अपने जॉइंट से बाहर निकलती है ना तो वो साथ में कुछ पार्ट लिगामेंट का निकाल के निकलती है। ओके। तो जब वो निकल जाता है एक बारी पार्ट, फिर वो बार बार निकलने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके लिए अपने को इवेंचुअली एमआरआई करना पड़ता है, फिर एमआरआई के बाद देखना पड़ता है कि स्टेज पे है, अगर वो दवाइयों से ठीक हो रहा है तो फिर हम मेडिसिन देते हैं उसको अप टू 2-3 मंथ, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको ऑपरेट करना पड़ता है। फिर भी उसको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि आप ये वाली चीज़ें कभी मत, जब भी करो तो बिल्कुल बहुत लाइट वेट से करना। अगर ऐसे आप जोश में सीधा हैवी वेट्स उठा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत भारी पड़ सकता है। आप जब भी जिम जाओ आप स्ट्रेचिंग करो, रनिंग करो, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी जिम जाओ स्ट्रेचिंग, वार्म अप वेरी वार्म वेरी अप। इम्पोर्टेंट। तो आप इसी के चलते हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस, कुछ सजेशंस बताइए कि इंसान की कभी सर्जरी तक नौबत ना आए और वो स्वस्थ रहे, बी इट ऑफ एनी एज, एनी जेंडर और एनी वेट। देखो वैसे तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं आपको बता दूँ कि कोई एक चीज कर ली और कर ली और कभी आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। बट हाँ, आप हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा यूज़ कर सकते हो। जैसे डॉक्टर लोग बोलते भी है वेट रिडक्शन, जैसे कोई ओवर वेट है, दैट इज़ द चीपेस्ट मेडिसिन जो आप कर सकते हो। अगर आप वेट रिड्यूस करो अपना तो वो सबसे चीपेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए, जिससे आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब आप इंसान का शरीर ना बड़ा होता है तो उसमें चांसेस भी हर चीज़ के बढ़ जाते हैं। ओबीस पेशेंट में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओवरवेट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सारी दिक्कतें रहती है। और आपके हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है क्योंकि शरीर बड़ा है, शरीर बड़ा है तो उसको अलग-अलग पार्ट तक ब्लड पहुँचाने के लिए उसको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है। तो ये दिक्कत रहती है और एक वेट रिड्यूस करना चाहिए आपको, एक प्रॉपर वेट होना चाहिए आपका। बीएमआई के अकॉर्डिंग आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरा कितना कि वेट होना कितना चाहिए। होना चाहिए हेल्दी वेट होना इंडेक्स। चाहिए, आप उतना वेट रखो। और आप वाटर, आपको डेली के एटलीस्ट 2 लीटर वाटर पीना ही 2 चाहिए। लीटर वाटर। वाटर क्योंकि इंसान की जो शरीर है वो अप टू 60 टू 70% पानी ही है। पानी से ही बना है। तो वाटर इनटेक आपको बहुत ज़रूरी है लेना। वाटर हर जगह है, मसल्स में, जॉइंट्स में, हर जगह इसकी इम्पोर्टेंस है।
और हेल्दी लाइफस्टाइल। Thank you so much. It was a lovely discussion. Thank you so much for joining us today and enlightening us with a lot of information. Thank I'm you very so happy much. to have you here.